बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने सोचा कि कुछ ऐसी बात की जाए। हर रोज़ मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, हर रोज़ प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे होते हैं, तो कहीं से अगर कोई ठंडी हवा का झोंका आता है, कोई हमारे बॉक्स ऑफिस से अच्छी खबर आती है, तो दिल चाहता है कि उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। तो इसीलिए आज हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक लाइट न्यूज़ शामिल की है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है जी फिल्म सिटी बनेगी। अब ये फिल्म सिटी बताया गया है कि 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। एक इजलास हुआ जिसमें बाकायदा तौर पर इसका पूरा प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कशन हुआ और उसके बाद इसकी मंजूरी मिल गई है। लेकिन ये कब से बनने जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद होंगी, प्रोजेक्ट में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। लेकिन अगर फिल्म सिटी का नाम सुनते हैं तो मेरे जहन में जो ख़याल उभरता है, मेरे जहन में यही ख़याल उभरता है कि शायद वहाँ पर कोई बड़े बड़े स्टूडियोज़ होंगे। शायद वहाँ पर जैसे कि एक ज़माना होता था, एवरन्यू स्टूडियो था, वहाँ पर बड़ी रौनक होती थी और हम सुनते हैं। लेकिन अब एवरन्यू के सामने से गुजरे तो हमें बिल्कुल वहाँ पर वीराने नज़र आते हैं। क्या उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट है? हमारे एक्सपर्ट्स को इस प्रोजेक्ट से क्या समझ आ रही है, इस ऐलान से क्या समझ आ रही है? क्या वापस पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में इंडस्ट्री रिवाइव होने जा रही है? बात करेंगे जी। हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सैयद नूर साहब, सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या आपसे भी कोई राय ली गई है? आप जैसे बड़े जो हमारे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनसे कोई क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपसे कोई मुशावरत की गई, बातचीत की गई कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, या बस फिर ऐलान हुआ तो आपको भी पता चला कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है फिल्म सिटी की सूरत में? इसके पीछे बहुत मेहनत है और ये 2-3 साल से, 4 साल से, बल्कि 5 साल से इस पे काम हो रहा था। मरियम औरंगजेब इस पे काम कर रही थी। उन्होंने फिल्म पॉलिसी बनाई, फिल्म सिटी की सारी तैयारी की, क्या होगा कैसे होगा, पूरा प्लान हुआ। प्लान होके अब ये अनाउंस हुआ। इसके पीछे मरियम औरंगजेब की बहुत वो मेहनत है। सही। सर, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 4 से 5 साल हो गए लगातार इस पे वर्किंग हो रही है, इस पे काम हो रहा है। मुझे सर ये बताइए कि इब्तदाई मालूमात आपके पास क्या है कि इस फिल्म सिटी में क्या क्या बनने जा रहा है, प्लान क्या है? देखिए, फिल्म सिटी में एक तो पोस्ट प्रोडक्शन की एक स्टूडियोज बनेंगे डेफिनेटली, और कुछ उस एकेडमी बनेगी जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा और फिल्म के सिखाया जाएगा। और इसके अलावा स्टूडियो स्टेज बनेंगे जहाँ सेट लग सके और हो सके, शूटिंग्स हो सके। फिर वहाँ पे व्यूज बनाए जाएंगे, झील बनाई जाएंगी, पहाड़ बनाए जाएंगे। मेरा ख्याल ऐसा है। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, साउंड डिजाइनिंग बहुत जरूरी है, कलर करेक्शन बहुत जरूरी है, उनके स्टूडियोज बहुत जरूरी है। सही। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक वक्त होता था कि लाहौर को गढ़ समझा जाता था, यहाँ पर मूवीज़ बनती थी, ड्रामास बनते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई कराची। क्या वो इंडस्ट्री जो है वो वापस लाहौर आ रही है इस प्रोजेक्ट के बाद? शिफ्ट होगा? इंडस्ट्री यही है। कराची भी पाकिस्तान है, लाहौर भी पाकिस्तान है। ये बात बनाई लोगों ने कि कराची की शिफ्ट होगी। कैसे शिफ्ट होगी भाई? कराची के लोग थे, कराची के चैनल्स थे, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की और वहीं करेंगे कराची में। एक जमाना था कराची के सब लोग लाहौर आते थे काम करने के लिए। सारे एक्टर्स, कमाल साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, कौन नहीं कराची से, और डायरेक्टर आते थे, परवेज मलिक साहब, इकबाल अख्तर साहब, लाहौर में आके काम करते थे, जहाँ उनको फैसिलिटेट किया जाता। अभी कराची में फैसिलिटेट किया जाता है अच्छे तरीके से, तो इसलिए कराची बन रही है तो पाकिस्तान ना। सही। पता नहीं कोई डिवीजन करता है, किसके दिमाग में आती है, कौन ये लाइनें खींचता है, मुझे आज तक समझ नहीं है। सर, ये बताइएगा कि कराची में भी काम हो जैसा कि वहाँ पर हो भी रहा है, और लाहौर में इस वक्त कितना काम हो रहा है, और किस तरह से हम ये चाहते हैं कि लाहौर में भी काम हो? कराची में तो हो रहा है और होता रहेगा। अच्छा, मैं बताऊं, लाहौर में इस वक्त 30 फिल्मों पे काम हो रहा है, 30 सही तक। सही। और ये वो काम है जो मरियम
नवाज साहबा की रिकमेंडेशन पे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को फंड्स दिए गए हैं। उस फंड से एक पुश मिलता है फिल्म इंडस्ट्री को, और वो फिल्में जो है वो स्टार्ट होगी, तो कंप्लीट भी होंगी, लगेगी भी, तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा, बुरा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको लास्ट चांस समझें, फिल्म वाले लास्ट चांस फिल्म को नया दौर में लाने के लिए, नए दौर में रिवाइव सब पास है। रिवाइव क्या, रिवाइव करने में तो आपको पीछे जाना पड़ेगा ना, पीछे मोहम्मद अली साहब को लाएंगे, मुराद साहब को लाएंगे, परवेज मलिक साहब को लाएंगे। अरे नहीं, ये नया दौर है। सही, वो एक दौर खत्म हो गया, अभी एक नया दौर शुरू हो रहा है, वो फिल्म के लिए नया होगा। और सर नए दौर का तकाजा क्या है, सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे? देखिए सजेशंस तो नहीं है, ये जितनी भी ये पॉलिसी बनी है ना, ये फिल्म पॉलिसी बनी है या सिटी जो बन रहा है, ये सारा इस्लामाबाद में बड़ी बैड, हर किसी हर डिपार्टमेंट से गए, ऐसे नहीं बन गया था ये सब। सही। सैयद नूर साहब, मुझे से ये बताइएगा कि हम माजी में देखते थे या फिर हम बड़ों से सुनते थे कि बड़ा शौक होता था लोगों को कि फ़िल्म आ रही है, लेकिन अब बहुत गैप के बाद हमारे यहाँ फ़िल्म की प्रोडक्शन हो रही है। तो सर उसकी क्या रीज़न्स है, और अगर हम ये फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल होता देखते हैं तो कितनी जल्दी हम अपनी मूवीज़ देख सकेंगे बनती हुई? जो डेवलप हो गया ना कल्चर आप जैसे बड़े लोगों का, वो कहता है कि YouTube पे कब आएगी देखेंगे, वो ये नहीं सोचते कि सिनेमा में कब आएगी हम ये फिल्म देखेंगे। तो ये बड़ा मसला हुआ है। एंटरटेनमेंट आपको टिकटॉक के हैसियत से भी मिल जाती है, YouTube पे भी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। फिल्म तक जाने के लिए आपको तुरंत, आप घर से निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, सिनेमा जाते हैं, लाइन में लगते हैं, टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं सिनेमा हॉल में, फिर रोशनियां मध्यम होती हैं, फिर रोशनियां गुल हो जाती हैं, फिर फिल्म स्टार्ट होती है। एक तरह तो एक प्रोसेस। हम इजी टू वर्क हो गए हैं, हर काम में हम ईज ढूंढते हैं, ईज। ठीक है, हम आसानियों के आदी हो गए हैं। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और फिल्म सिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बाकायदा इस मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है, और हमारे जो आर्टिस्ट हैं यकीनी तौर पर उनमें भी खुशी की लहर है कि लाहौर में अब कम काम हो रहा है। नो डाउट कि अगर कराची में भी काम हो रहा है, कराची भी हमारा शहर है, लेकिन अगर कराची जैसे बड़े शहर में काम हो रहा है तो फिर लाहौर में भी होना चाहिए और बाकी शहरों में भी होना चाहिए। एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, ड्रामा है और डिजिटल मीडिया है, इस पर भी बात की गई है कि इन तमाम शोबों को एक ही छत के तले सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान की जो फिल्मी सनत है उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा सके। मरियम नवाज़ की जानिब से ये भी कहा गया है कि फ़िल्म सिटी में जदीद स्टूडियोज़ होंगे और साउंड स्टेजेस होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन के वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो मैनुअल्स होंगे, बहुत सारी वहाँ पर सहूलियात दी जाएंगी। नासिर अदीब साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया है नया मंसूबा फिल्म सिटी की सूरत में, कितना बेहतर होने जा रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए? ये देखिए, मरियम नवाज का जहाँ तक ताल्लुक है जी, पाकिस्तान के अंदर ये पहली चीफ मिनिस्टर आई है जो ऐलान करती है। कोई ऐलान इसका बोगस नहीं होता, फोकस नहीं होता, फजूल नहीं होता। वो जो कहती है वो करके दिखाती भी है और उसका पीछा भी करती है। सही। पहली बार हमें लाहौर के अंदर जहाँ भी किसी सड़क पर हमें चले हैं, हमें मरियम का यहाँ सजाया और हुस्न जो है वो नजर आता है। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है। मेरे नजदीक जो भी किसी भी पार्टी का आदमी हो जो मेरे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा, मैं उसका मद्दा हूँ। सही। मैंने मरियम नवाज के इतने काम देखे और पर्सनल मैं उसका रहा हूँ कि मैं तो उसके ऊपर रानी पंजाब के नाम से फिल्म लिखने लगा हूँ, स्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ, उसके तमाम कारनामा का अहाता करने के लिए। उसने ये पंजाब फिल्म सिटी के लिए जो ये फिल्म सिटी है, आज प्रोड्यूसर जो है हमारी सोई इंडस्ट्री थी, वो बीमार बेचार गरीब लोग जो बीमार हो गए थे बेकारी में,
अब वो हिलचल मच गई, उनके तमाम घरों में 5, 7, 8 फिल्में जो हैं वो शुरू हो गई हैं। सही। 26 आदमियों को 1.5 करोड़ रुपया दिया है मरियम नवाज ने। और अब जो फिल्म सिटी बना रही है जिसमें के तमाम पॉडकास्ट और मीटिंग और ये सारा सामान और एक हब होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, ये वो काम है जो हमारा ख्वाब आज से 30-40 साल पहले का था। सही। हर हुकूमत ने वादा किया और किसी ने पूरा नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मरियम नवाज ने जो कहा वो करके दिखा दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ उसकी अजमत को, उस दर्द को जो वो फील करती हैं हमारे लिए, और उस कर्ब को जो ये गरीब लोगों का फील करती हैं और उनकी जो काम कर रही हैं। काश हर सूबे का चीफ मिनिस्टर इसी दर्द और इसी कर्ब के साथ अपनी कौम के दर्द को महसूस करे। तो जिस तरीके से आज पंजाब में हुसन और रौनक नजर आ रही है, सही। वह पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर ऐसी रौनक और ऐसा ही हुसन नजर आएगा। और फिर एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान का वीजा लेना जो है वो बड़े फख्र की बात होगी, अगर तरक्की का सफर की तरह जारी रहा था। अच्छा नासिर अदीब साहब, पहले तो मुझे सर ये बता दीजिए, जो जहाँ से आपने बात का आगाज़ किया, फिल्म सिटी के हवाले से मज़ीद डिटेल आपके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आप वज़ीर आला पंजाब पे ही फिल्म लिखने का आगाज़ करने जा रहे हैं। सर वो क्या प्रोजेक्ट होगा? आपने नाम भी बताया कि कोई नाम भी शायद आपने सोच लिया है, और क्या टॉपिक होगा, क्या लिखने का प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, आपका सवाल जो है वो मेरे तक सही नहीं पहुंचा। आपकी आवाज आ रही है, प्लीज किसी और से कह दें कि वो जो पहले है जिसने राब्ता किया था मुझे सवाल आपका समझा दे, मैं जवाब दे देता हूँ। नासिर अदीब साहब, उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। सर आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, आप सुन रहे हो, आप आ रही है। वज़ीर आला पंजाब पे आपने कहा कि आप फिल्म लिखने का आगाज कर रहे हैं। सर फिल्म का नाम क्या होगा, टॉपिक क्या होगा जो आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर लिखने की बात कर रहे हैं? मैं आपके सवाल को सही तौर पे तो नहीं समझा। मैं ऐसे कहूँ, मुझे आवाज सही नहीं आती आपकी। जी जी, नासिर अदीब साहब, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि जरा लाइन को काटें और नासिर अदीब साहब से क्वेश्चन करें, क्योंकि इसका आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो नाम भी बताया उन्होंने कि रानी मिनिस्टर शायद इस तरह कुछ करके कि वो फिल्म का नाम रखने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो वज़ीर आला पंजाब पर फिल्म लिखने का आगाज करने जा रहे हैं। जी सर। हेलो नासिर अदीब साहब। जी सर। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा है रानी पंजाब दी। वाह। उस स्क्रिप्ट के अंदर वो एक कमर्शियल फिल्म होगी, लेकिन उसमें एक ऐसी औरत होगी जो बदनामे जमाना है, जिसको लोग लाइक नहीं करते, लोग उसको नफरत की निगाहों से देखते हैं, लेकिन वो किसी चीज की परवाह नहीं करती। वो काम करती है और फिर काम करते करते एक वो स्टेज आती है कि लोग उसका स्टैचू बनाते हैं कि हमें नहीं पता कि इसकी जिंदगी के इसके अंदर ये था। तो वो अपने उस कौम को जो उससे रूठी हुई थी, जो उसके मोहल्लेदार, जो उसके गांव के लोग, जो उसके जागीर के लोग, जो नाला थे, उसका वो इस तरीके से इजाला करती है कि वो उसकी एक किस्म की प्यार से परस्तिश करने लगते हैं। और वो ये साबित करती है कि अमल से बात बताओ, तकरीरें करके, दावे करके, नारे लगा के, तालियां बजवा के कभी कौम खुश नहीं होती। कौम ये देखना चाहती है कि आप उसके लिए करते क्या है। तो उसने करके दिखाया। नासिर साहब, बेसिक लाइन। नासिर साहब, सर हीरोइन कौन होगी? मरियम साहिबा के करीब तरीन किरदार में आपको कौन सी हमारी एक्ट्रेस ढलती हुई दिखाई देती है? देखें जी, अब अगर मैं ये कहूँगा कि मरियम नवाज, अल्लाह ताला उसको नजरे बद से बचाए, इस उम्र में भी वो जितनी यंग लगती हैं, जितनी हसीन लगती हैं, वो आपके भी सामने है, वो मेरे बताने वाली बात नहीं है। तो बज़ाहिर तो इस वक्त मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं बता सकता कि कौन करेगी, लेकिन जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हसीन तरीन लड़की होगी उसको हम ये रोल देंगे जो मरियम नवाज से जिसकी शक्ल मिलती भी होगी। अच्छा सर, हसीन तरीन एक्ट्रेसेस इस वक्त प्रोड्यूसर्स की नजरों में कौन सी हैं? किन्हें हम कह सकते हैं कि ये हसीन तरीन है या फिर खूबसूरती के क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं? देखिए जी, हसीन तरीन का मतलब सबसे पहली बात तो उसकी शर्त ये होगी कि उसकी रिसमनेस होनी चाहिए, खा 10% हो या 20% हो, खा वो आंखों के जरिए ले, वो खाम चेहरे के जरिए ले, वो तो हम लेंगे। और उसके बाद जो लेंगे तो साफ जा रहे हैं, हमने फिल्म पब्लिक के लिए बनानी है और पब्लिक हर रोज मरियम नवाज को देखती है, हर कोने में, हर चौक में, हर चौराहे पर उसके कारनामों के साथ साथ तस्वीर लगी हुई है, लोगों को जुबानी याद हो गई है।
तो उसी हिसाब से हम उस चीज को मद्देनजर रखकर इंशाल्लाह हीरो का इंतखाब करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए कि हीरो कौन होंगे, और दूसरा ये कि फिल्म के प्रोड्यूसर आप ही होंगे, राइटर भी आप ही होंगे, या प्रोडक्शन के लिए किसी और को लाया जाए? सिर्फ राइटर हूँ, ये मेरी सजेशन थी। मैंने कई डायरेक्टर को और कई लोगों को कहा था कि देखें, हिंदुस्तान अपने आइडियालॉजी के, अपने बयानिए को चलाने के लिए हमें भी यूज करता है, बड़ी बोल्ड फिल्में बना लेता है। हमें भी अपने सियासतदानों का रुख जो है वो अच्छे तौर पर दिखाना चाहिए कि ये रस्म गलत होनी चाहिए, मिट जानी चाहिए कि जो भी मुखालिफ टीम का आदमी है उसने सिर्फ अपने ही लीडर की तारीफ करनी है अपोजिशन में रहकर। ऐसी बात, ये रस्म खत्म हो जानी चाहिए। जो भी अच्छा काम करे, वो अपोजिशन का हो, वो हुकूमत का हो, उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए। फिर हौसला होगा, फिर लोगों को ये बात बढ़ेगी। तो मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ, लेकिन आपको पता है कि फिल्म राइटर की होती है। राइटर अच्छा होगा, कहानी अच्छी होगी, मकालमे अच्छे होंगे, लोग लाइक करेंगे और सारे हिट हो जाएंगे। राइटर फेल हो जाए तो सारे फेल हो जाते हैं। नहीं, तो नहीं, इंशाल्लाह ताला ये एक शानदार फिल्म होगी और हिंदुस्तान के उस बात का एक जवाब भी होगा जिसमें उसने हम पर इल्जाम लगाया था धुरंधर में कि पाकिस्तान के सियासतदान जो है ये इन्होंने बंदे पाले हुए, डाकू पाले हुए, ये दहशतगर्दी करवाते हैं। इंशाल्लाह ये लेवल भी उतारूंगा मैं। अच्छा सही, मुझे सर ये बताइए कि हीरो कौन होंगे, और ऐसा मुमकिन है कि आप पूरा स्क्रिप्ट लिखें और उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत को मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ही सामने पेश कर दें? हो सकता है वो इस फिल्म के लिए फाइनेंस ही कर दें, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सारा फाइनेंशियल बोझ उठा ले। देखो जी, मेरे हिसाब से मरियम नवाज के साथ जो हीरो मुझे इस वक्त लगता है कि होना चाहिए, इंशाल्लाह वो हुमायूं सईद होगा। वाह 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 वाह, सही। और सर स्टोरी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि आप मरियम साहिबा के सामने पेश कर दें और पंजाब हुकूमत फाइनेंस कर दे इस फिल्म को? मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ लिखने के बाद, मैंने मरियम नवाज साहिबा को 3-4 दफा रिक्वेस्ट किया विलाग करके, क्योंकि मैं राइटर एसोसिएशन का तायात चेयरमैन भी हूँ 1948 से जी। तो मैंने उनसे 30 प्लाट मांगे हुए 3-3 मरले के। ठीक। तो अभी तक उसका उससे जवाब नहीं आया। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि उनसे टाइम लेने की, कि मैं ये स्क्रिप्ट भी उनको सुनाऊं और उनसे ये भी कहूं कि पंजाब हुकूमत का अगर इसको स्पॉन्सर करे तो फिर इस फिल्म को मैं खुद बना भी लूंगा। मैंने तो वो अप्लाई नहीं किया था 1.5 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन ये है कि उसमें अगर ये गुंजाइश होगी तो मैं उस फिल्म को खुद बनाऊंगा, फिर अपने तरीके से और बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह बनाऊंगा सर। और शाहकार फिल्मों को स्क्रिप्ट उनसे अप्रूव करा के उनको पढ़ा के तो फिर शुरू करूंगा। नासिर अदीब साहब, मेरा सर आपसे आखिरी सवाल इस सेगमेंट का यही है कि सर हुकूमतों के आते जाते पता नहीं लगता, आप कितनी जल्दी, कितने महीनों में या फिर कितने टाइम में जो है ये स्क्रिप्ट लिख लेंगे और गवर्नमेंट को पेश कर देंगे? ये 3 महीने मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए चाहिए और 3 महीने फिल्म बनाने के लिए चाहिए। वाह। और 3 महीने इसके पोस्ट प्रोडक्शन और पब्लिसिटी होगी। 9 महीने के बाद अल्लाह ताला भी औरत को पैसा दे देता है, 9 महीने के बाद मेरी फिल्म भी मुकम्मल होकर रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह। चले नासिर अदीब साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, जो आपने प्रोजेक्ट जो है वो बात की है उस पर लिखना शुरू करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे 1-on-1 भी मुलाकात होगी और इस पर डिटेल बात होगी कि आप क्या लिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया है। एक ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे इजाज़त मिली शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में जाने की, क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत कम मैचेस, प्ले ऑफ मैचेस, एलिमिनेटर्स हैं, प्ले ऑफ मैचेस हैं और उसके बाद सिर्फ फाइनल मुकाबले बाकी रह गए हैं। बाकी तो तमाम जितने भी PSL के मैचेस थे उनमें शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक पहुँचने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसे ही शायकीन क्रिकेट को पता चला कि पाबंदी हट गई है और चंद मैचेस उनको देखने की इजाज़त मिल गई है, और साथ ही साथ फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया कि जो मंगल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर मैच होने जा रहा है, उस हवाले से आप कराची नेशनल स्टेडियम के सामने एक चाइना ग्राउंड है, वहाँ से आकर फिज़िकल टिकट ख़रीद सकेंगे और आप स्टेडियम में जा सकेंगे। शायकीन की बड़ी तादाद थी जो कि चाइना ग्राउंड में तो पहुंच गई, लेकिन जिस कंपनी को, जिस इदारे को PCB की जानिब से ये टेंडर दिया गया था, ये मुआहदा किया गया था कि उन्होंने टिकट फराहम करने हैं, वो 10 बजे का उनका टाइम था, लेकिन वो दोपहर तक भी वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे थे।
बड़ी तादाद थी लोगों की, वहाँ पर रुलते रहे, ख़वार होते रहे, गर्मी इतनी ज़्यादा है, किसी तरह का कोई भी टेंट सहूलत कुछ भी नहीं था, बस खुला मैदान, और वहाँ पर लोग बेचारे फिर परेशान भी हुए, फिर नाला भी हुए। ये किस तरह के हमने इंतज़ामात किए हैं अपने शायकीन क्रिकेट के लिए, बात करेंगे। तलाल डार हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है आप। तलाल, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तलाल डार, ये किस तरह की प्लानिंग की गई है? मर के हमें इजाज़त मिली कि हम स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं और आपने हमें खवार करके रख दिया ग्राउंड में। बिल्कुल सिद्रा, आपने ठीक कहा। बड़े अरसे से हम ये देख रहे हैं कि जो प्लानिंग होती कुछ नज़र नहीं आ रही। टिकटों के हवाले से हमने जब लास्ट ईयर हुई थी सीरीज जो पाकिस्तान की, यही पीसीबी का सेटअप था, उसमें अपनी आंखों से हमने देखा है कि टिकट्स ब्लैक कर रहा था ये इदारा जिसको ठेका दे देता है पीसीबी। उसके बाद आज से 2 महीने पहले जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, यहाँ पे लाहौर में मैचेस हुए थे, उसके दौरान भी वेबसाइट क्रैश कर गई थी और लोगों के लाखों रुपए ज़ाया हो गए थे। आपको पता है महंगाई का जो दौर चल रहा है, हर तरफ महंगाई है। लोग कितने क्रिकेट के दीवाने हैं जो हज़ारों रुपए अपने जो है ना वो टिकट्स पे खर्च करते हैं, लेकिन वेबसाइट क्रैश कर गई। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे टीसीएस के स्टोर पे जाके जब देखा तो वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे थे कि भाई हमारी टिकट के पैसे ज़ाया हो गए, क्यों कि जी वेबसाइट क्रैश कर गई। उसके बाद फिर अब हमने देखा है कि यहाँ पे 40 डिग्री तकरीबन दर्जा हरारत है और इतनी सख्त गर्मी में कराची में वहाँ पे लोग इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगा के खड़े हैं। आप मतलब पूरी दुनिया अगर आप देखें तो इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम पे चली गई है, टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त होती है। हम आज के ज़माने में भी कह रहे हैं कि जी आप फिजिकल टिकट्स लेके आएँ। और उसके बाद जिस तरह मैंने बात की कि फिर पीसीबी उस मामले से उनको ठेका दे के उस इदारे को बरी जमा हो जाता है, वो फिर वो जाने, और उनके बंदे फिर ब्लैक में 500 वाली टिकट जो है वो 2000 की बेच रहे होते हैं। और फिर इस तरह के बड़े हमें जो है ना इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मिस मैनेजमेंट हो रही है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि अब इस पीएसएल में, क्योंकि तकरीबन 1 महीना गुजर गया था कि टिकट्स तो तब थी ही नहीं क्योंकि बगैर शायकीन के मैचेस हो रहे थे, तो शायद पीसीबी कुछ सिर्फ 3 मैचेस के लिए आपने टिकट्स का अरेंज करना था, ये प्ले ऑफ्स और फाइनल, लेकिन उसके लिए भी कोई अच्छी मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही। तो उम्मीद करते हैं कि फाइनल होने जा रहे हैं, कम से कम उसके लिए थोड़ी बेहतर प्लानिंग होगी टिकट्स को बेचने के लिए। तलाल, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि माजी में भी ऐसा होता रहा कि जिस कोरियर कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ठेका कर लिया जाता है जिसके साथ, माजी में भी ऐसा होता रहा कि 500 का टिकट उन्होंने 2000 में भी बेचा, ब्लैक करके बेचा उन्होंने। जब इस तरह की शिकायत पहले से ही मौसूल हो रही थी तो पीसीबी एक्शन क्यों नहीं लेता? पीसीबी किसी और कंपनी की तरफ क्यों नहीं जाता? बिल्कुल, ये कई सालों से अब इसी तरह सिलसिला चल रहा है और होना तो यही चाहिए कि टेंडर जारी किए जाएं। और भी इतनी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, अगर आपने सिर्फ डिलीवरी सर्विस वालों को, ये कोरियर सर्विस वालों को अगर ठेका देना है तो और भी हैं, किसी और को आप ठेका दे दें। जरूरी थोड़ी है कि आपने सिर्फ इन्हीं को जो है। वही बात है कि ना वेबसाइट का निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, वेबसाइट बार बार क्रैश कर रही है, ग्लिच आ जाते हैं, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। यहाँ फिर वही बात है कि जब आप अपने सामने देख लें कि आपके पीएसएल में इस वक्त बहुत से रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, या आप समझ लें कि जो प्लेयर्स अपने बेस्ट पे अब नहीं रहे, आपके वही प्लेयर्स बाबर आजम है, शाहीन है, वही अभी तक टॉप स्कोरर्स चल रहे हैं। अब कौन मतलब शायकीन होंगे जो इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर जब स्टेडियम में आएंगे और फिर उनको ये सब मुश्किलात का सामना होगा, तो फिर वो क्यों मैचेस देखने आएंगे? फिर उनका तो जाहिर बात है क्रिकेट से दिल उठ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली पीसीबी को चाहिए कि इन मामलात को बेहतर करना पड़ेगा, वरना फिर वही बात है कि एक एंटरटेनमेंट है क्रिकेट की, उससे भी लोग दूर हो जाएंगे। अच्छा तलाल, आपने कहा कि ना तो हमारे पास उस तरह के कोई प्लेयर्स सामने आ रहे हैं कि मज़ा आए हमें हो कि भाई जाएंगे तो फलां प्लेयर जो है वो वाकई कमाल कर देगा, मज़ा आएगा इनिंग्स देखने का, ना तो वैसा हो रहा है, ना हम प्लेयर्स उस तरह से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम से भी लोग खफा हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्रिकेट से दूरी हो जाएगी इस सूरत में लोगों की? बिल्कुल आपने सिद्रा ठीक कहा। जिस तरह स्टीवन स्मिथ है, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 साल से कोई T20 मैच नहीं खेले, T20 में उनका सफर खत्म हो चुका है। वो जो है वो टॉप स्कोरर्स में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पीटर सिडल हैं वो 16 साल पहले आखिरी T20 मैच खेले थे,
वो मुल्तान सुल्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और वो मतलब इस वक्त टॉप 5 बॉलर्स में से एक हैं PSL के। तो जब इसी वजह से फिर वो इंडिया की तरफ से हमें ताना दिया जाता है कि पेंशन सुपर लीग है, कि जो रिटायर्ड खिलाड़ी जो पेंशन ले रहे हैं वो आके ये लीग खेल रहे हैं। तो हमें इसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इसके स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए भी काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, और तभी फिर लोगों में शौक बढ़ेगा जब यंग प्लेयर्स आएंगे। अब समीर मिन्हास इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल है कि वो एक हमें यंग प्लेयर अच्छा मिला है इस PSL से, लेकिन दीगर भी जितने यंग क्रिकेटर्स हैं उनको मजीद मौका देना चाहिए, उनको मजीद इनकरेज करना चाहिए। अब सुफियान एक अच्छे बॉलर है, मौका को देखें वर्ल्ड एरिया के इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम फिर वही शादाब खान और वो जो चले हुए कारतूस हैं उन्हीं को बार बार मौका देते जा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस PSL के बाद कम से कम सिलेक्शन बेहतर होगी ताकि इस PSL का कुछ तो फायदा हो। अच्छा तलाल, मुझे ये बताइए कि एक मैच तो आज का तो निकल गया हाथ से, शायकीन बेचारे खवार होते रहे और वो स्टेडियम तक नहीं पहुंचे, जिस तरह से वो परेशान रहे हम सुबह से ही देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अभी कितने मैचेस बाकी हैं, कब कब होने जा रहे हैं और उनके टिकट्स का क्या इंतज़ाम किया गया है? यही कोरियर कंपनी है, यही सिस्टम है? बिल्कुल कोरियर कंपनी तो यही है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि वेबसाइट पे कम से कम जो है ना बेहतरी की जाएगी। वो जो वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही है जिसकी वजह से लोग टिकट मतलब वो होता ही है कि टिकट बुक कराते हैं, टिकट के पैसे भी कट जाते हैं। आप मतलब अगर अपने ऐप से या बैंक से पे करेंगे तो बैंक की तरफ से आपके पैसे कट गए, लेकिन फिर आपको लिखा हुआ नजर आ जाता है कि एरर आ गया और आपकी टिकट बुक नहीं हुई। फिर आपके फिर वो बाद में कहते हैं कि अब ये टिकट लेने के लिए आप वहां पे कोरियर कंपनी के ऑफिस जाएं, आउटलेट पे जाएंगे, वहां पे जाके कहेंगे कि जी आपकी टिकट तो बुक ही नहीं हुई, आपके पैसे कट गए हैं। सही। और फिर वो कहेंगे हमें पैसे, शायद बोलेंगे हमें पैसे कौन वापस करेगा। PCB वाले कहते हैं कि आप कोरियर कंपनी के पास जाएं, कोरियर कंपनी वाले कहते हैं आप PCB से जाके मांगे, कोई कहता है आप बैंक जाएं। तो शायकीन जो है वही बात है कि उनका नुकसान भी हो जाता है और उनको फिर टिकट भी नहीं मिलती। तो इस तरह के जो है मामला जब तक चलते रहेंगे तो फिर तो शायकीन के लिए काफी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इनको तो फिर जाहिर बात है PCB को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए। ठीक है तलाल, आपने बताया कि जिस तरह से पहले हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं वहां पर एरर आ जाता है और फिर मैसेज ये मिलता है कि आप कोरियर कंपनी तक खुद चल के जाएं, यानी हम लोग ऑनलाइन सिस्टम की बात तो कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन सिस्टम उस तरह से हम चला नहीं पा रहे। कभी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, कभी एरर आ जाता है और लोगों को फिर मजबूरन कोरियर कंपनी ही जाना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो PSL की टॉप की टीमें हैं, हैदराबाद किंग्स मैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है, बदतरीन परफॉर्मेंस से आगाज़ हुआ और बेहतरीन परफॉर्मेंस तक वो लोग पहुँचे। जी बिल्कुल, पहले 4 मैच हार गए थे वो, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, आखिरी जो मैच था खास तौर पे रावलपिंडी के खिलाफ, उनको एक बड़ी फतह चाहिए थी। लाहौरियों के उन्होंने दिल तोड़ दिए, क्योंकि अगर वो थोड़े छोटे मार्जिन से ये मैच जीते तो लाहौर की टीम, लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ राउंड में पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से ये मैच जीता कि लाहौर कलंदर्स की टीम बाहर हो गई और प्लेऑफ में पहुंच गए। तो इस लिहाज से थोड़ा बेहतर है कि एक नई टीम है हैदराबाद की टीम जो पहली बार PSL में हमें नजर आई है। तो हैदराबाद के लोगों के लिए भी खुशी का मौका है। हम लाहौर वालों ने 3 बार पहले भी PSL जीत लिया था, तो अच्छी बात है कि हैदराबाद को भी मौका मिला है। और उनकी टीम में ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, उनकी बड़ी जबरदस्त हमने बल्लेबाजी देखी, काफी उन्होंने छक्के चौके लगाए। साइम अयूब की थोड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है इस टूर्नामेंट में, इस PSL में। हालांकि 12 करोड़ उनकी कीमत लगी थी, ना वो बॉलिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने, ना बैटिंग में दिखाई है। लेकिन अब देखते हैं प्ले ऑफ मरहले में, उम्मीद करते हैं कि उनसे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मुझे ये बताइए कि कलंदर्स का PSL से बाहर हो जाना कितना बड़ा अपसेट रहा है, क्योंकि ऐसा तो सोचा भी नहीं जा रहा था जब से PSL 11 का आगाज हुआ है। और दूसरा मुझे ये बताइए कि इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी है, किसे कहा जा सकता है? पेशावर ज़ल्मी काफी बेहतर नजर आ रही है, जिस तरह से उनकी विनिंग स्ट्रीक चली थी ग्रुप स्टेज मैचों में, और उसके बाद अभी भी काफी अच्छी उनको आगाज मिला है। बाबर आजम बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मेंडिस बड़े अच्छे फॉर्म में है।
तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त काफ़ी अच्छी टीम लग रही है, लेकिन PSL के प्लेऑफ्स में हमेशा से अनएक्सपेक्टेड या अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई टीम तीसरे चौथे नंबर पे होती है ग्रुप स्टेज के बाद और वो फिर PSL के चैंपियन बन जाती है। तो देखते हैं, लग तो यही रहा है कि इस वक्त पेशावर की टीम काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो हैदराबाद की टीम है या मुल्तान की टीम है वो भी, उनमें भी ये है काबिलियत है कि वो PSL की ट्रॉफी उठा सकें। ओके, फाइनलिस्ट टीम मुल्तान सुल्तान्स हो सकती है पेशावर ज़ल्मी के साथ, या फिर हैदराबाद किंग्समैन हो सकती है? अगर इस फॉर्म को इस वक्त देखा जाए, जो इस वक्त जो खिलाड़ियों का तजर्बा है उस लिहाज से तो यही लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों के अंदर इस वक्त ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं या उनका फॉर्म ऐसा है कि वो जरूर फाइनल में पहुंच सकते हैं। इन दोनों का पास एक्सपीरियंस भी है, पहले भी PSL जीत चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो एक एक्स्ट्रा आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि आपको कोई डर नहीं होता या आप प्रेशर नहीं होता कि पहली बार PSL जीतने जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को तो देखते हुए यही लग रहा है कि ये दोनों टीमें फेवरेट हैं, लेकिन हैदराबाद जिस तरह उन्होंने आखिरी मैच में रावलपिंडी को हराया, वो भी एक डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। अच्छा तलाल, अगर मैं ओवरऑल आपसे एनालिसिस पूछूं PSL 11 का, कि हमारे प्लेयर्स जो है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है? PSL 11 से पहले जो परफॉर्मेंस चल रही थी, अप एंड डाउन ही चल रही थी, नशेबो फरास ही चल रहे थे, कुछ नहीं समझ आ रही थी हमें, वैसे ही रहे या कुछ बेहतरी आई है? कोई कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है, कोई बॉडी लैंग्वेज बेहतर हुई है उनकी? देखिए, मेरे ख्याल से इस PSL पे जो सबसे बेहतरीन तजिया मैंने सुना है ना, वो साबिक कप्तान जो प्रोफेसर मोहम्मद हफीज हैं, उनका बड़ा जबरदस्त तजिया था कि उन्होंने PSL जब शुरू ही हो रहा था, ये PSL 11, तो उन्होंने कहा था कि फिर से इश्तिहारी सुपरस्टार आएंगे और छा जाएंगे और फिर दोबारा से वो हम उन पे एतबार करना शुरू हो जाएंगे कि शायद ये दोबारा से अब पाकिस्तान को मैचेस जिताएंगे। तो वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को पिछले बाबर आजम की आई थिंक बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बहुत से ICC टूर्नामेंट हमें 2021, 22, 23, 24, 25 लगातार उन्होंने टूर्नामेंट हरवाए हैं। दोबारा से फैंस में ये उम्मीद पैदा होगी है कि लो जी, ये PSL में परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दे देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार सेलेक्टर्स को सोच लेना चाहिए कि हमें यंगस्टर्स को, नए लोगों को मौका देना चाहिए। वो जो चले हुए कारतूस हैं उनको PSL की परफॉर्मेंस की बेस पे अब दोबारा वापस नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल डार, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप बता रहे थे कि एक तो शायकीन क्रिकेट कराची में रुल कर रह गए हैं आज के मैच के हवाले से, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि वही कोरियर कंपनी जो माजी में भी बहुत सारे उनके स्कैंडल सामने आते रहे कि 500 का टिकट वो 2000 में बेचते रहे, ब्लैक में बिकते रहे, कभी उनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती थी, कभी लोगों को परेशानी का सामना होता रहा था, लेकिन उसके बावजूद PCB ने दोबारा उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया? अब देखते हैं जी फाइनल में हमारे शायकीन क्रिकेट के साथ क्या होता है और किस तरह के इंतजाम होते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे मज़ीद टॉपिक्स पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खबर यह आई है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब की सयाहत पर जो है वो 28 अरब रुपए खर्च होने जा रहे हैं। ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, ऐसी ऐप्स मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, ऐसे सियाहती मकामात बनाए जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को सहूलत मिलेगी कि वो जाएँ और वहाँ पर इंजॉय करें। जावेद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये प्रोजेक्ट है, कितना बेनिफिशियल होने जा रहा है, कब बनेगा, कितनी सहूलत मिलेगी, और पहले से जो नॉर्दर्न एरियाज़ मौजूद है वहाँ पर सरकार के कितने गांव हैं? अभी तक सड़कें नहीं बनी वहाँ पर, मैं तो सख्त नाला हूँ। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या कहना चाहेंगे सयाहत की बहाली पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत कुछ कह दिया। देखें, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 28 अरब रुपए का आप बता रही हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब हुकूमत सियाहत के फ़रोग के लिए और सियाहती लोगों को पंजाब में लाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले हिसाब लूँगा इस गवर्नमेंट से, पंजाब हुकूमत से, 1 दहाई का। उन्होंने आपसे हिसाब ले लिया है, तो लेने देखिए, मैं तो प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि पहले हिसाब लूँगा, फिर आपके सवालों का जवाब लूँगा, पंजाब हुकूमत से सवाल करूँगा। सवाल करना मेरा राइट है और आपका भी राइट है। ये किस्सा 1 दहाई का है पंजाब में कि पॉलिसी दर पॉलिसी, कानून दर कानून बनते रहे और अब तक 1 खरब रुपया
एक दहाई के दौरान पूरी एक दहाई के दौरान इनके 5 से 7 पॉलिसियां बनी पंजाब के अंदर। सही। इस जो सियाहत का मुर्दा घोड़ा था, हाँ, या मुर्दा हाथी था, हाँ, हर दौर में इस पे जान डालने की कोशिश की गई, सही, लेकिन ये मुर्दा घोड़ा ही रहा। और सियाहतों ने या सियाहों ने यहाँ पे टूरिज्म डेवलप ना हो सकी। वजह यह थी कि नकम्मी हुकूमतें, नकम्मी पॉलिसियां, नकारा पॉलिसियां, सब्ज बाग, जिन्होंने जनाबे वाला पंजाब का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था या टूरिज्म पंजाब थी, इसका खाना खराब कर दिया। अच्छा जावेद साहब, अब मैं आगाज करने लगा हूं, आप मुझे बोलने दें। अथॉरिटी भी बना आप मुझे बोलने दें। आप पहली बार पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी भी बना दी है कि अब नहीं छोड़ना। ये पहली बार नहीं है। अच्छा, ये 5 पॉलिसियां बनी है। नहीं सर, 5 पॉलिसियां। अथॉरिटी लोग ये थे। अथॉरिटी एक अलग से अथॉरिटी और डिपार्टमेंट में क्या फर्क है? आप उसको खुद मुख्तारी दे रहे हो। वो उन्होंने जो पॉलिसियां बनाई थी वो कहते थे कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाएंगे। ये अल्फाज का गोरख धंधा इनको करना बड़ा आता है और मैं अब नहीं करने दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2017 में पहली जो प्रोविंशियल टूरिज्म पॉलिसी बनी, ठीक, पंजाब के अंदर, कि हमने जनाब पंजाब को इतना रंगीन करना है, इतना खूबसूरत करना है कि 19 पॉइंट्स जो थे, मकामात जो थे टूरिज्म के, कि वहां फॉरेनर आएंगे और वहाँ जो है इतना मौज मेला होगा, इतनी खूबसूरत जगह बनेंगी और टूरिज्म जो है वो कुर्बान हो जाएंगे। सही। टूरिज्म तो जो है जो सियाहती लोग थे वो तो ना आए। वजह क्या थी? ये पॉलिसी नाकाम रही। साल तक मरी जैसा टूरिस्ट केस और लोग गाड़ियों में मर जाएं। उसके बाद जब ये पॉलिसी दम तोड़ गई, इसमें जो बजट रखा गया था वो 200 मिलियन के करीब था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। सही। अब उसके बाद एक नई हुकूमत आई 2019 में, एक पंजाब टूरिज्म पॉलिसी 2019 बनाई गई, ठीक, जिस पर इन्होंने जालिमों ने 105 अरब रुपए मुख्तस किए। मुख्तलिफ सियाहती मनसूबे, 14 सियाहती मनसूबे बनाए गए। पहले इस पर तजवीज़ दी गई कि 400 मिलियन का फंड बहुत ज़्यादा है, ठीक, वो रखेंगे और पंजाब के अंदर जो 23 मकामात हैं मरी समेत, ठीक, पटियाटा समेत, इनको हम डेवलप करेंगे। हम इसमें जीप रैली जो है रेगिस्तान में चलाएंगे डीजी खां के अंदर। हुआ क्या कि 105 अरब रुपया जो था वो किसने किया सर? वो मोबाइल उस वक्त की हुकूमत ने, पीटीआई की थी ना सर। अब ये सारा कुछ तो आप मरियम हुकूमत के खाते में मत डालना। सारे जिम्मेदार हैं। अच्छा। और सारे इन नहलियों में शामिल हैं। मौज मेला करने में वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो। आज तक 5 पॉलिसियां बनी हैं। अभी 2019 तक पहुंचा हूं। 105 अरब रुपए इमरान खान की हुकूमत ने मुख्तस किए। मौज मेला हुआ, बस सैरो तफरी हुई और टीएडीए के नाम पर और जनाब रेत को बेहतर करने के नाम पर 105 अरब रुपया कौम का गर्क कर दिया। सही। अब फिर उसके बाद आता है 2019 से 23 के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक, महकमा टूरिज्म ने। उसमें टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट 21 में वो आ गई, वो 2020 से 3 साल मनसूबा बनाया गया ना। अब हैरान रह जाएंगी कि इससे वर्ल्ड इस मनसूबे को आबाद करने के लिए प्रोग्राम था पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट पंजाब। इसको डेवलप करने के लिए जालिमों ने कितने पैसे लिए? 60 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड बैंक ने। इन्होंने शीशे में तारा उसको, और वर्ल्ड बैंक के जो गोरख धंधे इससे भी बड़े हैं उनको इन्होंने लिया और इन्होंने जनाब 32 पॉइंट जो थे उनको रेज किया कि हमने मरी को आबाद करना है। वही पटवाटा, मरी और वही पुराने मनसूबे। और इसमें एक मनसूबा इन्होंने नया शामिल किया। अच्छा। जल्लो में शांगा मांगा जी, शांगा जल्लो इधर है अपना लाहौर, जल्लो लाहौर। इसके जो एक ग्राउंड बनानी थी, एक पार्क बनाना था, उसकी 4 दीवारी बनाकर और 4 झूले लगाकर कौम का कितना पैसा मकरूज कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के तावन से? 60 अरब रुपया। सही। और उस पॉलिसी का भी आज तक पता नहीं चला। अच्छा, इसके बाद 2025 में एक और पॉलिसी आई, सही, जिसके तहत जनाबे वाला 70 अरब रुपया मुख्तस हुआ आलमी अदारों की मदद से। सही। और उसके तहत जो हमारे अजायब घर लाहौर है इसको डेवलप करना था। ठीक। इसके अलावा जनाब सियाहती नए मकामात जिनकी तादाद 213 थी वो डेवलप होने थे। 200 बंदा टूरिज्म फोर्स का रखना था जिसके लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। सही।
अच्छा 100 मिलियन रुपए इनमें से निकाल कर रिजोर्ट डेवलप करने थे, प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना था। मैडम मनीर, 1 टके का काम नहीं हुआ। सही। अगर मैं माजी को सामने रखकर, माजी में जो अरबों रुपए इस पे जाया हुए, कौम का वक्त जाया हुआ, महकमा जो था वो प्रोजेक्ट बनाता रहा, कागजों में पैसे खाते रहे, और पंजाब में टूरिज्म कहीं नजर नहीं आती, सही। डेवलप नहीं हुई, कोई सियाह आता नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे हालात होंगे तो बेहतर होंगे। अब आप आते हैं मौजूदा हुकूमत मरियम नवाज साहबा की हुकूमत की तरफ। 28 अरब रुपए आप खर्च कहते किए हैं जा कि रहे हैं 28 सर। अरब रुपया मुख्तस हो गया, अथॉरिटी बनने जा रही है। इससे पहले जो पंजाब के अंदर 2 सालों में 55 अथॉरिटीज बन चुकी हैं। साफ पानी अथॉरिटी, उसके बाद सुथरा पंजाब अथॉरिटी, उसके बाद हेल्थ अथॉरिटी, उसके बाद माहौलियात अथॉरिटी, उसके बाद हेल्थ अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी। किस किस का रोना रोएंगी आप? इससे पहले जितनी अथॉरिटी बनी हैं उनके रिजल्ट क्या हैं? 0। आप सुथरा पंजाब को देख लें, आलमी चर्चे हुए, और उसके बाद उसकी हालत देख लें कि लाहौर जैसा जो शिमाली लाहौर है या जनूबी लाहौर है, वहाँ गंदगी के पहाड़ लगे हुए हैं। और जावेद साहब प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब सही जा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है। जी तारीफ हो रही है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब को कहें कि मेरा चैलेंज है, आप एक सिद्रा मनीर की सरबराही में एक टीम बनाएं, मेरे साथ सुबह निकलें। 5 बजे 6 बजे हम निकलते हैं। मैं आपको सुथरा पंजाब इन लाहौर में दिखाना चाहता हूं। अगर मैं आपको गंदगी और तफन और कूड़े के ढेर और गलियों में इतना कूड़ा, जिसके लिए लोग कहेंगे कि 8-8 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, और कूड़ा उठाने के लिए हवा का इंतजार, आंधी का इंतजार करना पड़ता है, कुदरती आंधी का, कि कब आंधी आए और कब वो कूड़ा जो है ना वहां से चला जाए। सही। अगर मैं आपको ना दिखा सकूं तो फिर आइंदा पीर को प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम आपसे दरखास्त करके सुथरा पंजाब के गीत गाएंगे, उनके जनाब शेरे गाएंगे, उनको जनाब 21 तोपों की सलामी पेश करेंगे, और प्रोड्यूसर साहब को भी करेंगे। अब आते हैं इनकी तरफ। हाँ, सयाहत की तरफ आ जाएं अल्लाह करे। हाँ। ये 28 अरब रुपया जो है, जो अथॉरिटी बनने जा रही है, ये कोई मफीद हो, लेकिन अगर मैं माजी पे नजर दड़ाऊं, मुस्लिम लीग नून की जो कई ऐसी पॉलिसियां हैं जो मुर्दा घोड़ा साबित हुई हैं, सब्ज बाग साबित हुई हैं, अगर इनमें से जो पिछली पॉलिसियां बनी है उसका ही तसलसल है। नाम इन्होंने अथॉरिटी दे दिया, पहले प्रोजेक्ट था, अब इन्होंने अथॉरिटी दे दिया। अब अथॉरिटी का एक सीईओ होगा, एक एमडी होगा, फौज जफर मौज होगी। उसी तरह जिस तरह पंजाब जो सुथरा पंजाब है उनके इन्होंने हेड ऑफिस बनाए हैं, उसी तरह होगा जिसका पीरा के एक पहले पुलिस स्टेशन था, उसके मुकाबले में एक और पुलिस स्टेशन बना दिया। अब अल्लाह करे मरियम और औरंगजेब साहबा का ये डिपार्टमेंट है, अल्लाह करे उन्हें जहांगीर राजा जैसा को सेक्रेटरी मिल जाए, जो उनकी किस्मत संवार दे, जो उनकी इज्जत में इजाफा कर दे, जो पंजाब में टूरिज्म डेवलप कर दे, जो पंजाब में टूरिज्म फोर्स। अब देखिए जितने पार्क हैं हमारे, खंडरात बने हुए हैं, और जितनी हमारी टूरिज्म की पॉइंट्स हैं वो सारी खंडर है, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है। अगर कोई सयाह चला भी जाता है तो वो जो पूंडनमा वहाँ पे पिछले दिन शांगा मांगा में क्या हुआ कि बच्चियाँ कौम की गई हुई थी, वहाँ सिक्योरिटी नाम की चीज़ कोई नहीं थी। मस्टंडे जो हैं वो बच्चियों के पीछे लग गए, और वहाँ जो कुछ हुआ तौबा तौबा करती है वो वीडियोस देखकर। अब ये सारी नीयत पर है कि अगर पंजाब हुकूमत की वाकई नीयत कुछ करने की है, फिर तो ये जनाब वाला आगे बढ़ेगा ये सफ़र। अगर नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में क्या पूरे मुल्क में मैडम मनीर इस वक्त टूरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। टूरिज्म किस्सा पुरानिया हो चुका है। आप केपीके में चले जाएं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है। इनके जो हमारे शुमाली इलाकाजात हैं, कश्मीर है, वहाँ तो दीवानी थी जो इंटरनेशनल लोग हैं। इन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से, इनकी सब्ज बाग दिखाने की वजह से टूरिज्म का इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जनाजा निकाल दिया। तो कोई मुंह उठाने के लिए, कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। सही। अगर ये डेवलप कर दें तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल कर्जा जो है, इतनी सियाती दुनिया आएगी कि 5 सालों के अंदर उतर जाएगा। सही। लेकिन नीयत की बात है। अच्छा चलें जी सर, ये हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, वो आपकी बात ले गए हैं दिल पे ले गए। उन्होंने सारी डिटेल्स लिखवाई हैं। उन्होंने कहा है जी
हमारा जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम था मरियम साहिबा का जी, बर्मिंघम ने उसको रहनुमाई के तौर पर लिया है, उसको कॉपी किया है। बर्तानिया का शहर है बर्मिंघम, वहां पर उन्होंने कहा जी इस मॉडल, ये बड़ा बेहतरीन मॉडल है, इससे रहनुमाई लेकर हम भी इसको कॉपी करेंगे और मिलता जुलता मॉडल बनाएंगे। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है और तारीफ की है और ये भी कहा है कि इसको फॉलो किया जा सकता है, ये काबिल तकलीद है। जापानी इदारा है जी निकी एशिया, उसकी जानिब से तारीफ की गई। फिर उसके बाद गल्फ न्यूज़ ने इसको कहा है कि ये एक मजबूत सिस्टम है, बेहतरीन निज़ाम बना दिया गया है। उसके बाद ब्राज़ील में एक माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इसकी तारीफ हुई, जिसमें ये मॉडल पेश किया गया और उसमें बताया गया कि ये बेहतरीन है। और जो मालियाती बैंक है उसने भी तारीफ की। और ये प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अब आप बताएं, इतना कुछ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, जावेद इकबाल साहब को क्या मसला है? जी सीखे प्रोड्यूसर साहब से कहें, पंजाब हुकूमत हमने से जावेद आपको इकबाल साहब को क्या मरियम मसला है? औरंगजेब साहबा को भी पीर मानेंगे, ठीक, और रहबर मांगेंगे, और हम बाबर साहबदीन जो सुथरा पंजाब के डीजी हैं उनको भी पीर मानेंगे। सही। उनका शकरगढ़ से आगे मरियाल है, उनका गांव है, वो इतना खंडर है और वहां पे इतनी गंदगी है, वो भी उठानी है, उनको साफ करनी चाहिए मरियाल की गंदगी। अब ये जो डॉक्यूमेंट्रीज आप कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, हाँ। मजा तो फिर है कि वहां के जो अदारे हैं, हाँ। जो सफारत खाने हैं वहां के या पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो कोई रिटर्न पाकिस्तान की हुकूमत को लिखे। सर क्यों लिखे रिटर्न? मैं अर्ज करता हूँ, कमाल हो गई मैं है अर्ज आपकी। करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ मैडम, मैं अर्ज करता हूँ, आप गर्म ना हो। अच्छा, वो जब मैं आपकी वो जब तसल्ली कराऊंगा। तनकीद करते हैं, जब मैं मान लिया, हमारी खराबियां मैं मान मानते हैं, लिया, तब तो आप रिटर्न मैंने नहीं मानते। आपकी और आपके प्रोड्यूसर की बात मान ली। हाँ। मैं नहीं जाता, ना ब्राजील में जाता हूँ, ना मैं बर्तानिया में जाता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ, सुबह कैमरे निकालें ठीक, 6 बजे, मैं अपनी नींद खराब करूंगा, हाँ। मैं पेट्रोल अपना इस्तेमाल करूंगा, सही। गाड़ी अपनी इस्तेमाल वाह। करूंगा, आपको नाश्ता आपके प्रोड्यूसर को भी करवाऊंगा, आपको वाह, भी वाह, करवाऊंगा। वाह, वाह, वाह। आप निकले, आप बर्तानिया ना जाएं, आप सुबह मैं आपको लेके चलता हूं लाहौर के अंदर, ठीक। गली कूचों के अंदर। अगर जनाबे वाला मेरी बात गलत निकले, मैं बर्तानिया की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर की बात कर रहा हूं, सही। कि आप कैमरे लें, आप निकले, अगर मेरी बात गलत हो जाए, गंदगी के पहाड़ आपको अच्छा, नजर ना आए, हाँ। तो मैं जनाब वाला परसों बाबर साहब दीन को भी सलूट करूंगा, आपको भी, आपके प्रोड्यूसर को भी, आपके सीईओ को भी, और मैं माफी भी मांगूंगा प्रोग्राम में कि मैंने गलत कहा। अच्छा जावेद इकबाल साहब, ये सारी जो डिटेल सामने आई है ना, ये आई थी उस वक्त जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ये तो क्या बहुत तो पुरानी बात है। जब ये शुरू हुआ था तब भी इतनी खराबियां थी, या जब ये शुरू हुआ था तो ठीक था, अब खराबियां हो गई हैं? क्योंकि हम कोई भी चीज शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसको उसका ठीक रखने के तसलसल कायम नहीं लिए रखते, मेंटेनेंस नहीं होती है। आपने सिफारशी बंदों की लाइनें लगा दी है, आपने सिफारशी बंदों की जो वर्कर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों की, उनको आपने भर्ती कर दिया है, वो आंखें दिखाते हैं, वो गंदगी नहीं उठाते। तो शुरू में ये प्रोग्राम बड़ा कमाल था। ठीक, ये चलें जी, जावेद साहब मान गए हैं और मसला समझ आ गया है। जो प्रोड्यूसर साहब ने ये सारा कुछ बताया है, यकीनी तौर पर ये सब कुछ हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट कोई शुरू होता है तो हमें नजर आता है, उस पर काम भी होता है, सारे इदारे एक्टिव हो जाते हैं, ऑब्वियसली वज़ीर आला साहिबा भी खास नजर रखती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है, वो कोई भी मंसूबा हो, वो कोई हेल्थ प्रोजेक्ट हो, वो कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट हो, वो सफाई प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमारे ये मिजाज बन चुके हैं कि एक बार तो हम चीज़ चमका के दिखा देते हैं, उसके बाद उसका क्या बनता है मेंटेनेंस करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो वाला मामला शुरू हो जाता है जिसकी निशानदही जावेद इकबाल साहब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कल के प्रोग्राम में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह की निगहबान।